दोस्तों, सपनों का शहर मुंबई हमेशा से अलग अलग संस्कृतियों और विरोधाभासों का मेल रहा है। इसके चकाचौंध और ग्लैमर के बीच इसकी नाइट लाइफ का एक जीवंत लेकिन विवादास्पद पहलू डांस बार रहा है। दशकों से ये जगहें आकर्षण और बहस का विषय रही हैं, जो उत्साही समर्थकों और कट्टर आलोचकों दोनों को आकर्षित करती हैं। डांस बार, जिन्हें अक्सर मनोरंजन और भागने की जगह माना जाता है, नैतिकता, शोषण और कानूनी मुद्दों में भी उलझे हुए हैं। उनका इतिहास सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक पैंतरेबाजी और आजीविका के संघर्ष के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह लेख मुंबई के डांस बार के मनोरम और विवादास्पद इतिहास में तल्लीन करता है, उनके विकास, उनके प्रतिबंध के पीछे के कारणों, बाद की कानूनी लड़ाइयों और उनकी वर्तमान स्थिति की खोज करता है। हम बार नर्तकियों के जीवन पर इन प्रतिष्ठानों के प्रभाव और उनके आसपास की व्यापक सामाजिक धारणाओं की भी जांच करेंगे। मुंबई में डांस बार की उत्पत्ति का पता 1980 के दशक में लगाया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बदलावों का दौर था। यह वह समय था जब शहर ने अपने सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में बड़े बदलाव देखे। बंबई के नाम से जाना जाने वाला यह शहर उस समय तेजी से औद्योगिक विकास देख रहा था, जो देश भर से रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में प्रवासियों को आकर्षित कर रहा था। इस औद्योगिक उछाल ने शहर की जनसंख्या और उसकी विविधता में भारी वृद्धि की। शहरीकरण और बदलती आकांक्षाओं की इस पृष्ठभूमि के बीच मनोरंजन का एक नया रूप उभरा, डांस बार। ये बार न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि एक सामाजिक मिलन स्थल भी बन गए थे। ये प्रतिष्ठान, जो अक्सर आकार और सजावट में मामूली थे, मजदूर वर्ग के पुरुषों को काम के लंबे घंटों के बाद आराम करने के लिए जगह पर जलियाहाज प्रदान करते थे। यहां वे अपने तनाव को भूलकर कुछ समय के लिए आनंदित हो सकते थे। शुरुआत में डांस बार मुख्य रूप से मध्य मुंबई में औद्योगिक क्षेत्रों और मजदूर वर्ग के इलाकों के करीब केंद्रित थे। इन स्थानों ने उन लोगों के लिए एक सुलभ मनोरंजन विकल्प प्रदान किया जो शहर के अन्य हिस्सों में जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने एक सरल फॉर्मूला पेश किया: सस्ते पेय, जीवंत संगीत और लोकप्रिय बॉलीवुड धुनों पर नाचती महिलाएं। ये बार महिलाओं के लिए एक मंच प्रदान करते थे, जो अक्सर हाशिए की पृष्ठभूमि से आती थीं, नृत्य के माध्यम से जीवन यापन करने के लिए। यह उनके लिए एक नई शुरुआत का अवसर था। पेशा, हालांकि कुछ लोगों द्वारा वर्जित माना जाता था, ने आर्थिक स्वतंत्रता और उनके परिवारों का समर्थन करने का साधन प्रदान किया। इन महिलाओं ने अपने परिवारों के लिए एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आई। डांस बारों ने न केवल मनोरंजन का एक नया रूप प्रस्तुत किया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नए अवसर भी खोले। 1910 के दशक में मुंबई के डांस बार के परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन आया। आर्थिक उदारीकरण की लहर की सवारी करते हुए शहर ने धन और डिस्पोजेबल आय में वृद्धि देखी। इस नई समृद्धि ने मनोरंजन उद्योग में भी प्रवेश किया, जिससे डांस बार के विकास और लोकप्रियता को बढ़ावा मिला। जो कभी मजदूर वर्ग के ग्राहकों के लिए मामूली प्रतिष्ठान थे, वे बड़े, अधिक भव्य स्थानों में विकसित हुए। उन्होंने एक व्यापक जनसांख्यिकी को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसमें व्यवसायी, पेशेवर और यहां तक कि पर्यटक भी शामिल थे। धन की आमद ने पूरे मुंबई में डांस बार की संख्या में वृद्धि की। वे मध्य मुंबई में अपनी प्रारंभिक एकाग्रता से शहर के अन्य हिस्सों में फैल गए, जिनमें समृद्ध उपनगर और पर्यटन स्थल शामिल हैं। इस अवधि में हाई एंड डांस बार का भी उदय हुआ, जो भव्य आंतरिक सज्जा, महंगे पेय और विशिष्टता के आकर्षण की पेशकश करते थे। ये प्रतिष्ठान मुंबई की नाइट लाइफ की एक निश्चित छवि के पर्याय बन गए, जो स्थानीय एलाइट्स और जिज्ञासु आगंतुकों दोनों को आकर्षित करते थे। भाग
4. The Gathering Storm, Controversy and the 2005 Ban. जैसे जैसे मुंबई के डांस बार फले फूले, वैसे वैसे उन्हें लेकर विवाद भी बढ़ता गया। इन बारों ने न केवल मनोरंजन का एक नया रूप पेश किया, बल्कि कई लोगों के लिए आजीविका का साधन भी बने। आलोचकों ने तर्क दिया कि इन प्रतिष्ठानों ने अश्लीलता को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में नैतिकता का पतन हो रहा था। इसके अलावा तस्करी को बढ़ावा दिया और महिलाओं का शोषण किया। पुलिस छापों और महिलाओं के विरोध ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया। वे नैतिक पुलिसिंग, राजनीतिक पैंतरेबाजी और सामाजिक चिंताओं के जाल में फंस गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने इसे अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। 2000 के दशक की शुरुआत में उनके बंद होने की मांग तेज हो गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने विरोध के स्वर में शामिल हो गए। अखबारों की सुर्खियों में यह मुद्दा छाया रहा। राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया, जिससे यह एक व्यापक बहस का विषय बन गया। यह मुद्दा एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया, जिसमें विभिन्न गुटों ने अपने अपने एजेंडे के लिए इसका फायदा उठाया। विधानसभा में इस पर तीखी बहस हुई। राजनीतिक नेताओं ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की, जिससे यह मुद्दा और भी पेचीदा हो गया। 2005 में यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। महाराष्ट्र सरकार ने इन समूहों के दबाव में आकर राज्य में डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह घोषणा एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और अनैतिक गतिविधियों पर एक कर्ब लगाने के आधार पर उचित ठहराया गया प्रतिबंध। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई महिलाएं और उनके परिवार प्रभावित हुए। उद्योग और उसमें कार्यरत लोगों के जीवन के लिए दूरगामी परिणाम थे। सैकड़ों डांस बार बंद हो गए, जिससे हजारों महिलाएं बेरोजगार हो गईं। पूरे मुंबई में सैकड़ों डांस बार बंद होने से हजारों महिलाएं बेरोजगार हो गईं और आय का स्रोत छिन गया। इनमें से कई महिलाएं, जिनके पास परिवार का भरण पोषण करने और सीमित वैकल्पिक रोजगार के विकल्प थे, वित्तीय कठिनाई और अनिश्चितता में धकेल दिए गए थे। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जिनके पास परिवार का भरण पोषण करने और सीमित वैकल्पिक रोजगार के विकल्प थे, वे अब एक नई चुनौती का सामना कर रही थीं। वित्तीय कठिनाई और अनिश्चितता में धकेल दिए गए थे। कई महिलाएं अब नए रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रही थीं, जिससे उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। भाग 5 अ बैटल फॉर सर्वाइवल, लीगल चैलेंजेस एंड डे 2015 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। महाराष्ट्र में डांस बार पर 2005 के प्रतिबंध ने एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जो एक दशक तक चली। इस प्रतिबंध ने न केवल डांस बार मालिकों को प्रभावित किया, बल्कि हजारों कर्मचारियों की आजीविका को भी खतरे में डाल दिया। डांस बार मालिकों, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं ने अदालत में प्रतिबंध को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह असंवैधानिक है और उनके जीवन यापन के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रतिबंध उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों का हनन करता है। मामला विभिन्न कानूनी पेचीदगियों से गुजरा, जिसमें निचली अदालतों ने परस्पर विरोधी फैसले सुनाए। कुछ अदालतों ने प्रतिबंध को सही ठहराया, जबकि अन्य ने इसे असंवैधानिक करार दिया। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध को बरकरार रखने के लिए दृढ़ रहते हुए तर्क दिया कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। सरकार का मानना था कि डांस बारों में अवैध गतिविधियों और अपराधों का बोलबाला है। अंततः 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रतिबंध को पलट दिया और महाराष्ट्र में डांस बार को फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। इस फैसले ने डांस बार मालिकों और कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रतिबंध भेदभावपूर्ण था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजीविका के संवैधानिक अधिकार का
उल्लंघन करता है। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। इस फैसले को डांस बार कर्मचारियों के अधिकारों की जीत और नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ एक प्रहार के रूप में देखा गया। यह उन सभी के लिए एक बड़ी जीत थी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। हालांकि अदालत ने डांस बार के संचालन पर कुछ नियम भी लगाए, जिसका उद्देश्य शोषण और अवैध गतिविधियों के बारे में चिंताओं का समाधान करना था। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य था ताकि डांस बारों का संचालन सुचारू रूप से हो सके और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।